नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है यहाँ पर देखिए, सम्राट अशोक के विषय में बात करते हैं। तो सम्राट अशोक के अभिलेख में या शिलालेख की बात कर लें हम। सम्राट अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं ग्रीक लिपि देखने को मिलती है। सम्राट अशोक ने क्या किया, अपने अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया और ग्रीक लिपि का। तो ये 4 लिपियां सम्राट अशोक के अभिलेख या शिलालेख में देखने को मिलती है। अब खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो खरोष्टी लिपि ये लिखी जाती है, इधर से लिखते हैं, इधर दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि को किधर से लिखा जाता है, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। ये बायां है, बायां और ये दायां। तो दाएं से इधर से लिखते हुए इसे इधर आते हैं, तो ये जो है दाएं से बायां होता है। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, अरमाइक लिपि से हुई। और ये किधर से लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न यहां से देख लीजिए, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अब गुरुमुखी लिपि, तो इसके बारे में देख लीजिए। तो गुरु अंगद थे, जिन्होंने इसका विकास किया था। और ये थे गुरु अंगद, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक की वाणी का संग्रह किया था गुरु ग्रंथ साहिब में। किसमें किया था, तो ग्रंथ का नाम लिख रहा हूं मैं, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये रचना हो गई। किसने इसकी रचना की थी, गुरु अंगद देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और ये हो गया, सिखों के दूसरे गुरु थे अंगद देव, जिन्होंने इसका गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। किस लिए, और इसका अर्थ क्या होता है गुरुमुखी लिपि का, तो इसका होता है गुरु के मुख से निकली हुई वाणी। क्या होता है, देखिए कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, ये होता है गुरुमुखी का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे कि पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी का विकास किसने किया था, तो गुरु अंगद देव, जिन्होंने इसका विकास किया था। फिर कौन से नंबर के थे ये गुरु अंगद देव, तो ये थे सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। ठीक, फिर उसके बाद में आते हैं कि गुरु नानक की वाणी का संग्रह किया था। किसने, गुरु अंगद देव ने किया था। गुरु नानक देव की वाणी का संग्रह किया था। और किसमें, तो इनकी रचना थी
गुरु अंगद की गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें इन्होंने क्या किया था, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किया था। और इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ देख लीजिए, मैंने लिख दिया है आपको समझ में आ जाए इसलिए, कि अर्थ होता है कि गुरु के मुख से निकली हुई वाणी ही गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो यहाँ पर इतने प्रश्न हमारे कंप्लीट होते, क्लियर होते। अब अगला है अंग्रेजी। अंग्रेजी को रोमन लिपि में, रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी की रोमन लिपि ये है, देखिए 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 हो गए, 6th, 7, तो इस तरह से ये रोमन चलती है। ठीक है, आप सभी को यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो रहा होगा। फिर अगली है यहाँ पर बांग्ला। बांग्ला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। बांग्ला भाषा को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है उर्दू भाषा के बारे में। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। 6ठा हो जाएगा यहाँ से अरबी भाषा को अरबी लिपि में लिखा जाता है। 7वां प्रश्न है अरबी एवं फारसी लिपि को, अरबी एवं फारसी दोनों लिपियों की बात हो रही है कि अरबी एवं फारसी को दाएं से बाएं, जैसे हमने खरोष्टी लिखते थे वैसे ही ये दाएं से बाएं लिखा जाता, दाएं से बाएं लिखा जाता है। दाएं से बाएं फिर एक बार समझ लीजिए आप कि ये जो हिस्सा है ये हमारा दायां है, दायां भाग है, तो इधर से लिखते हुए आते हैं हम। कैसे, जैसे ये का है, का ऐसे लिखते हुए इधर आते हैं। ठीक है, तो ये दाएं से बाएं आता है, इधर चलते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ से, 8वां प्रश्न है देवनागरी लिपि के संदर्भ में बात हो रही है। देवनागरी एवं रोमन लिपि को, देवनागरी और रोमन लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। बाएं से दाएं लिखा जाता है। अब बाएं से दाएं, इधर से ये बायां हो गया हमारा, फिर बायां इधर से चलते हुए दाएं तरफ इधर जाते हैं। ठीक है, तो बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो यहाँ से देवनागरी लिपि के बारे में बात हो गई। अब बात आती है अगला, देखिए चीनी एवं जापानी, चीनी एवं जापानी लिपि को ऊपर से नीचे लिखा जाता है। ऊपर से नीचे इसे ऐसे लिखा जाता है। इसे हम लिखते हैं, हमारी देवनागरी लिपि के कुछ वर्ण हैं, ग, घ, इस तरह से लिखा जाता है। तो ऊपर से लिखते हुए नीचे हम आते हैं। तो ये हो गई हमारी चीनी एवं जापानी लिपि। किस तरह से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप सभी, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि सम्राट अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, अरमाइक लिपि का और ग्रीक लिपि का
प्रयोग किया गया है, यह देखने को मिलता है इनके बारे में। अब खरोष्ठ लिपि कैसी थी? ये घोड़ा होता है, घोड़े के खुर के आकार की थी, इस कारण इसका नाम खरोष्ठ लिपि, घोड़े के खुर के आकार की होने के कारण इसको खरोष्ठ लिपि कहा गया। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? अरमाइक लिपि से। किसकी? खरोष्ठ लिपि के अरमाइक लिपि से उत्पत्ति मानी जाती है। और खरोष्ठ लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो दायां ये वाला हिस्सा होता है, दाएं से इधर चल के आती है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब बात कर लिया है पंजाबी, तो पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अब गुरुमुखी के बारे में बात कर लिया है, तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरु अंगद देव की बात कर रहे हैं, और ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे जिन्होंने इसका विकास किया था। और गुरु नानक देव की वाणी का संग्रह किया था गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इसका अर्थ क्या होता है गुरुमुखी का? गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, ठीक है, गुरुमुखी वाणी कहलाती है। यहाँ से इतना आप सभी को पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, और गुरुमुखी का अर्थ भी पता चल गया होगा, किसने इसका विकास किया, किस लिए किया, ये सारी बातें यहाँ से पता चलती है हमें, ठीक है। और अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, रोमन ये वाले, ठीक। फिर बांग्ला को बांग्ला लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, और अरबी को अरबी लिपि में लिखा जाता है। अरबी एवं फारसी लिपि को दाएं से बाएं, दायां फिर वही हमने खरोष्टी पढ़ा, तो दाएं से इधर से चलते हुए इधर आते हैं, ठीक है। अरबी और फारसी को दाएं से बाएं लिखा जाता है। देवनागरी एवं रोमन लिपि, तो देवनागरी और रोमन की बात कर ली जाए तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, किधर से? इधर से चल के इधर चलते हुए दाएं तरफ जाते हैं। चीनी और जापानी, चीनी एवं जापानी लिपि को ऊपर से नीचे, किस तरह से? ऊपर से, ये देख लिए, इस तरह से ऊपर से नीचे लिखते हुए आते हैं। इस तरह से हम ऊपर से नीचे कुछ चित्र बना दिए हैं, ये चित्र लिपि है, तो चित्र बनाते ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये हो गई हमारी चीनी एवं जापानी लिपि। हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं जिनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी के अलावा संस्कृत है, संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मराठी है, उसको भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और नेपाली है, नेपाली, तो ये भाषाएं भी नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ से सभी को समझ में आ गया होगा कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का नाम होता है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो यहाँ से इनके बारे में पता चलता है। 12वां है यहाँ से कि श्याम सुंदर दास जी का नाम सुना होगा सभी ने। श्याम सुंदर दास जी ने प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण की बात हो रही है। पंचमा जो हमारा पंचमा वर्ण रहता है प्रत्येक वर्ग का, तो उसके बारे में हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो इस तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो इंगा है, इया है, अणा है, ना है और माँ है। तो इनके बारे में बात हो रही है। के स्थान पर, इनके स्थान, तो पंचमा वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया। अनुस्वार ये होता है, अम की जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे है अंक लिखते हैं, तो अंक ये वाला है,
सही ये, लेकिन अब इसका इस तरह से लिखा जाता है अंक। जैसे पंच है तो पंच इस तरह का था पंच, लेकिन अब ये हो गया पंच। शंकर है तो शंकर इस तरह से लिखा जाता शंकर, तो ये अनुस्वार में ये हो गया।